नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। राजनीति विज्ञान और इसके अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी, उसमें आज हम लेके आए एक नया चैप्टर। और इसके अंतर्गत हमने ये कोशिश की है साथियों कि अधिक से अधिक कथन और कारण के हमने प्रश्न इसमें ऐड किए हैं। तो साथियों, कथन और कारण के जो प्रश्न हमने ऐड किए हैं उसका एक ही रीज़न है कि आने वाले समय में या आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके अंतर्गत प्रश्नों का जो ट्रेंड है, वो पहले जो यूपीएससी में ट्रेंड चल रहा था साथियों, वो ट्रेंड बहुत ही जल्दी इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और इसमें ऐसा है साथियों कि इस ट्रेंड के अंतर्गत आपको अभी से ही अभ्यास करना चाहिए। और साथियों, आपने जो इस चैनल को स्नेह दिया और आपने जो मुझे एक प्रकार से जो आपने मुझे संबल प्रदान किया है, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आपका स्नेह मेरे लिए बहुत ही आनंददायक है। तो साथियों, ऐसा ही स्नेह बनाए रखिए और मैं भी आपके लिए तत्पर रहूँ और हमेशा आपके जो कमेंट्स है और आपका जो स्नेह है उसको मैं बरकरार रखूं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो साथियों, उससे पहले एक छोटा सा जो मेरी लास्ट क्लास आई थी भारतीय राज्य व्यवस्था की, उसके अंतर्गत जो एक प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन आया था, उसके अंतर्गत 26वां संविधान संशोधन आएगा साथियों, और एक आया था 24वां संविधान संशोधन, मिलान का आया था साथियों। इसमें आएगा संसद के विशेषाधिकार, यानी संसद से संबंधित जो कानून बनाने की शक्ति है वो ये 24वें से संबंधित है, और जो प्रीवियस वर्ष है वो 26वें से संबंधित है साथियों। तो इसमें आप थोड़ा करेक्शन कर ले, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये सीलिंग मिस्टेक की वजह से हो जाता है ऐसा साथियों। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो माइंड है वो नहीं है, उसका भी इमेजिनेशन कर लेता है, उसकी भी वो कल्पना कर लेता है, वो थोड़ा आगे अनकॉन्शियस माइंड से कोई विचार आ जाता है, उसकी वजह से सीलिंग मिस्टेक हो जाती है साथियों। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मिस्टेक मेरे से हुई तो ये आपसे एग्ज़ाम में नहीं हो, तो इसके लिए आप माइंड को थोड़ा बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट रखें और जो बिंदु पूछा गया उसको ध्यान से पढ़े, जो प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़े साथियों, तो आधा हल वहीं हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? देखिए साथियों, ये प्रतिबिंब यानी दर्पण, जो दर्पण क्या होता है साथियों, वो दर्पण के अंदर हमारा प्रतिबिंब बनता है, हम जैसे होते हैं वैसे ही दर्पण में दिखाई देते हैं। तो ये कह रहा है कि संविधान का दर्पण यानी कि एक प्रतिबिंब फोटो वो किस में आपको, तो वो है उद्देशिका में। किस में साथियों? उद्देशिका में। उद्देशिका संविधान का दर्शन भी कहलाती है। क्या कहलाती है? दर्शन। देखिए साथियों, और दर्शन के अंतर्गत संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात है, उसमें अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता है, उसमें व्यक्ति की प्रतिष्ठा, गरिमा और इसके अलावा बंधुत्व की भावना भी उसमें शामिल है साथियों। और इसके अलावा इसका जो पहला अंतर है उसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इस प्रकार से ये जो है ये सारे शब्द इसके अंतर्गत सम्मिलित है। और साथियों, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें एक ही बार संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ था? 42वें में 3 शब्द जोड़े गए थे, SPA। कौन से जोड़े गए थे? SPA साथियों, ये याद रख लीजिए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। और ये कब हुआ था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। इसको 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो आप ये भी याद रखिए साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों, दोनों कथन हैं, इस पे एक बार आप ध्यान से पढ़िए। न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर भारत के
मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरा देखिए, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका के प्रजनक यानी कि जो इसके जनक है उनमें से एक माने जाते हैं। तो साथियों, ये 1973 में भारत के न्यायाधीश तो बने, लेकिन साथियों मुख्य न्यायाधीश नहीं बने। क्या नहीं बने? मुख्य न्यायाधीश नहीं बने। यानी कि ये जो पहला है एक गलत हो जाएगा, तो पहला गलत हो जाएगा। और दूसरा है, भारत में जनहित याचिका का जनक पी.एन. भगवती को माना जाता है, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती को माना जाता है, और उनके साथ में ये भी थे, इसलिए इनका भी सहयोग है। तो ये आंसर केवल इसके अंदर बी होगा, और इसमें केवल 2 सही होगा। कौन सा होगा? 2 सही होगा। अगला देखिए साथियों, निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटू का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साथियों, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। तो साथियों, इसके अंतर्गत ये पहला बिल्कुल सही है। पद ग्रहण करने से पहले ही शपथ और प्रतिज्ञान लिया जाता है। फिर इसके बाद में अगला देखिए, दूसरा, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। देखिए, राज्यपाल के संबंध में साथियों, राज्यपाल के संबंध में ये जो 3री अनुसूची में है, उसमें राष्ट्रपति का आपको पता है, जो राष्ट्रपति की जो शपथ है वो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आती है, तो वो 3री में नहीं है। और जो भारत के और अन्य प्रावधान की बात करें, जैसे कि राज्यपाल के लिए, तो राज्यपाल के लिए शपथ का प्रावधान 159 के अंतर्गत आता है। तो इसमें तीसरा गलत हो जाएगा साथियों, दूसरा गलत हो जाएगा। ये दूसरा गलत हो गया। फिर अगला पढ़िए, पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा पढ़िए सर। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम यानी कि उससे वरिष्ठ, यानी उसके बाद में जो बात करें मुख्य न्यायाधीश के बाद में जो वरीयता में दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, उनके ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ एवं प्रतिज्ञान करेगा। ये भी बिल्कुल सही है साथियों। फिर इसके बाद में देखिए, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में है, तो बिल्कुल है साथियों, जो कि मैंने जो पहला कथन था उसी के अंतर्गत बता दिया है। तो 2 गलत है, बाकी 1 3 4 सही है साथियों। अब देखिए 1 3 4 किस में है? 1 3 4 ये सही हो गया साथियों। अगला प्रश्न देखिए, भारत में क्षेत्रीय परिस्थितियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए साथियों, इसके अंतर्गत का क्षेत्रीय परिषदें संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। तो साथियों, फिर अगला दूसरा भी देखिए, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। तो देखिए साथियों, जो क्षेत्रीय परिषदें हैं उनके अंतर्गत हम बात करें तो ये जो सहयोग के लिए है बिल्कुल सही है साथियों, और इसके अंतर्गत ये उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है साथियों। ये भी सही है और ये भी सही है, तो 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे साथियों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत किसका सिद्धांत है? प्रसाद का सिद्धांत है। तो इसमें देखिए साथियों, अनुच्छेद 200, 301, 310 और 311 ये या ई ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत साथियों देखिए, जो अनुच्छेद 310 है वो कहता है कि भारत के अंतर्गत कोई व्यक्ति या जो रक्षा सेवा में है या जो सिविल सेवा के अंतर्गत है, यानी कि हम बात करें जो संघ लोक सेवा आयोग का कार्मिक है, तो वो सभी भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे। किसके? भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे साथियों। तो अनुच्छेद 310 सही हो जाएगा। अनुच्छेद 311 कहता है साथियों कि जो
भारतीय के हम बात करें कि यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के जो कार्मिक है उनको संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 311। देखिए 200 है अनुच्छेद, इसके अंतर्गत साथियों राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की आगे प्रस्ताव भेजने के लिए वो उसको सुरक्षित रखता है, यानी कि राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है किसी भी विधेयक को और विटो को पावर करता है। ये अनुच्छेद 200 आता है साथियों। अगला देखिए साथियों, इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा 310। संविधान संशोधनों से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों पहला है अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। बिल्कुल है साथियों, 2 विधियां मैं बता देता हूं। एक तो है संसद द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत द्वारा, और एक होता है राज्य विधानमंडलों का, जो जितने भी राज्य विधानमंडल हैं उनका 2/3 बहुमत द्वारा। तो इसके अंतर्गत 2 विधियां हो गई, बिल्कुल सही है। फिर देखिए संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा से प्रारंभ किया जाता है। तो साथियों इसके अंतर्गत ये जो है ये ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा से ही शुरू किया जाए, क्योंकि इसके अंतर्गत वो राज्यसभा से भी शुरू किया जा सकता है। अगला देखिए, तो ये गलत हो गया, कौन सा, दूसरा गलत हो गया। फिर इसके बाद में देखिए संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है साथियों। इस बैठक को आहूत करेंगे भारत के राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। इस बात का ध्यान रखें। संयुक्त जो बैठक है उसका प्रावधान अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है। किसमें साथियों, 108 के अंतर्गत। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक की उल्लेख करता है या संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है। फिर इसमें देखिए अगला चौथा ऑप्शन, राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग कर सकता है, नहीं। देखिए प्रयोग नहीं कर सकता है साथियों, सॉरी मैंने कहा, तो इसमें क्या है, नहीं प्रयोग कर सकता, नहीं वो कर सकता है, तो ये भी गलत हो गया। तो 2 और 4 गलत है, तो कौन सा बच गया, 1 और 3, 1 और 3 बच गया साथियों। 1 और 3 किस में है, अब देखिए साथियों इसमें 1 और 3, तो इसमें हो जाएगा 1 और 3, 1 सेकेंड, इसमें पहला सही हो गया साथियों ऊपर, ये तो बिल्कुल है, बिल्कुल सही है, ये गलत हो गया। अब देखिए साथियों जिसमें भी 2 है पहले तो उनको काटेंगे हम, जिसमें भी 2 है, तो साथियों देखिए इसमें 2 है ये कट गया, और इसमें भी 2 है ये कट गया। अब देखिए साथियों हाँ साथियों इसके अंतर्गत संयुक्त बैठक बुला सकता है, लेकिन संविधान संशोधन में नहीं बुला सकता है, तो 3 भी गलत हो जाएगा साथियों। तो क्या, और इसके अंतर्गत वह निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है, तो साथियों निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है नहीं कर सकता है, तो कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसके बारे में लिखा है, तो नहीं कर सकता है। इसमें विटो नहीं लगा सकता है वो, तो ये सही हो गया साथियों, विटो नहीं लगा सकता है। संविधान संशोधन यानी अनुच्छेद 368 की जब बात चलती है तो वो विटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, तो इसमें आ जाएगा 1 और 4। क्या आ जाएगा साथियों, 1 और 4 इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम से उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। तो देखिए साथियों ये आया था 100वां संविधान संशोधन, तो कल हमने चर्चा की थी, ये बांग्लादेश और भारत के मध्य भूमि विवाद को लेकर आया था। और ये कब आया था साथियों, ये 2015 में आया था। कब आया था, 2015 के अंतर्गत आया था। अब देखिए जो ये आया था नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट और कमीशन, इसको बोलते हैं जुडिशरी में जे आएगा सर, जे आएगा। एनजेएसी एक आयोग आया था
और इसके अंतर्गत क्या था प्रावधान साथियों कि जो भारत के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्तियां होती है वो कॉलेजियम पद्धति से होती है। तो कॉलेजियम की जगह ये लाया गया था और इसमें ये कहा गया था कि जो संसद है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी और वो संसद यहाँ से प्रस्ताव भेजेगी, उन्हीं न्यायाधीशों को लगाया जाएगा। तो ऐसा था। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको अवैध घोषित कर दिया है। ये 99वां संविधान संशोधन है। कौन सा है साथियों? 99वां संविधान संशोधन कब आया था? 2015 में आया था। अगला देखिए, भारतीय संविधान में प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो साथियों ये है 58वां संविधान संशोधन 1987। अगला देखिए, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही, यानी कि कौन सा सही है कौन सा गलत बताना हमें। इसमें पंचायतों को स्वशासन संस्था स्वीकार किया गया, बिल्कुल किया गया। सबसे पहले तो हम 73वें संविधान संशोधन पर चर्चा कर लेते हैं। यह आया था 1992 में। कब आया था साथियों? 1992 में। और ये इसके अंतर्गत पंचायतों को 29 विषय दिए गए थे। कितने विषय दिए गए थे? 29 विषय। किसमें? और ये किसमें है? भाग 9 के अंतर्गत है। किसमें है? भाग 9। और 11वीं अनुसूची बनाई गई थी। कौन सी? 11वीं अनुसूची। इस प्रकार से इसका विवरण है साथियों। तो पहला सही हो गया, यानी कि ये पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है इसमें। दूसरा देखिए, और इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये बात करता है 74वां संविधान संशोधन। कौन सा साथियों? 74वां संविधान संशोधन। तो 2 गलत हो गया, केवल 1 सही है। केवल 1 सही है, यानी आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर वीडीओ यानी ग्राम विकास अधिकारी की अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है साथियों? इसमें आ जाएगा आंसर। जो इसकी धारा है वो है 89। कौन सी है साथियों? धारा है इसकी 89। तो अगला देखिए साथियों, अगला जो प्रश्न है उसके अंतर्गत अगला, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है तो किसके द्वारा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के द्वारा। देखिए साथियों, 1957 में, 1957 की बात कर रहा हूँ। 1957 के अंतर्गत साथियों 1957 की बात कर रहा हूँ। 1957 में एक समिति आई थी, BR मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सुझाव दिया और जो वो पंचायती राज कब जिसको संवैधानिक दर्जा मिला 1992 में। कब मिला? 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये किसकी बात करता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करता है। बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग कर किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो केग होता है भारत का, वो का कार्य केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित रह गया है? तो साथियों ये जो बात हुई थी ये इसके अंतर्गत क्या हुआ था? सबसे पहले हम केग पे चर्चा कर लेते साथियों। किस पे? केग। देखो जो केग होता है उसकी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में वर्णन है और ये क्या करता है? जो भारतीय जो आय का लेखा जोखा है उसकी ऑडिट करता है। क्या करता है? उसकी ऑडिट करता है साथियों। और उसके अंतर्गत ऑडिट में जो काम है ये देखता है कहीं बजट को ज़्यादा तो खर्च नहीं कर दिया या कहीं कम खर्च नहीं कर दिया या उसका दुरुपयोग तो नहीं हुआ है। इस प्रकार से ये ऑडिटिंग करता है। तो ये जो इसको अलग किया गया है साथियों वो किया गया है
1976 में। कब किया गया है? 1976 में। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद पटल पर रखवाए। देखिए साथियों, इसके अंतर्गत वित्त आयोग की सिफारिश को बिल्कुल रखवाता है। फिर इसके बाद में देखिए, लोक लेखा समिति PAC, जो PAC है, इसका संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसका जो गठन होता है वो संसद ही करती है और लोकसभा के अध्यक्ष इसका अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और इसके अंतर्गत जो PAC होती है, PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी इसका नाम है, ये आय और व्यय का विवरण देखती रहती है और इसके अंतर्गत लोकसभा के या संसद के जो सदस्य हैं वही इसमें भाग लेते हैं। और जो लोक लेखा समिति होती है, इसके अंतर्गत विपक्ष का जो सदस्य ही इसका अध्यक्ष बनता है। अगला देखिए, केग के प्रतिवेदन बिल्कुल तैयार किए जाते हैं और वो संसद पटल पर रखवाए जाते हैं। फिर इसके बाद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी अनुच्छेद 338 के जो प्रतिवेदन हैं वो भी इसमें रखे जाते हैं। तो 2 को छोड़ दीजिए साथियों, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। देखिए, तो 1 सही है और इसके अलावा 3 और 4 सही है, तो C आंसर हो जाएगा साथियों। अगला देखिए, केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। तो साथियों ये बिल्कुल सही है, उस समय मंत्रालयों की जो मिनिस्ट्री थी उनकी संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है, ये गलत है साथियों। अभी वर्तमान में लगभग 50 से ऊपर है, 51 के आसपास, यानी कि 50 से ऊपर है, तो 36 गलत हो गया, तो 2 गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा? केवल 1 सही है साथियों। क्या है? केवल 1 सही है। हाँ साथियों, अब देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल के विषय में कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल, यानी कि जो अनुच्छेद 76 है उसके अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 76 कहता है। अगला देखिए, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है। तो साथियों इसके अंतर्गत ये योग्यता को लेकर बिल्कुल सही है साथियों। और इसके अंतर्गत फिर अगला देखिए, तीसरा, उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं, ये गलत हो गया साथियों। क्या है? ये गलत हो गया, क्योंकि इसके अंतर्गत संसद का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। वो अनुच्छेद 88 के तहत संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है वह, और बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उसको मतदान देने का अधिकार नहीं है। तो ये गलत हो गया। संसद द्वारा महाअभियोग लाकर उसे हटाया जाता है, नहीं, मैंने शुरू में बता दिया साथियों कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, तो महाअभियोग लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। इस प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि वो तीसरा जैसे गलत है, तो देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो ये ऑटोमेटिक ही सही हो गया साथियों। इस प्रकार से भी आप प्रश्नों को हल कर सकते हो। अगला देखिए, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार यानी कि पॉकेट वीटो कहा जाता है? ये प्रयोग किया था ज्ञानी जेल सिंह ने। और कब किया था? ये किया था 1986 में। कब किया था? 1986 में किया था। और ये डाकघर अधिनियम पर इसने प्रयोग किया था, यानी कि किस पर प्रयोग किया था? डाकघर अधिनियम को लेकर। अगला देखिए साथियों, इसके अंतर्गत है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? देखिए साथियों, इसे हम भारत की विदेश नीति से संबंधित ये प्रावधान मान सकते हैं, क्योंकि भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन करती है। तो इसके अंतर्गत साथियों ये आ जाएगा अनुच्छेद 51। क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 के तो आपको पता होगा साथियों, इसमें क्या आते हैं? मौलिक कर्तव्य आते हैं। 48 के में क्या आता है साथियों? जो 48 के है उसके अंतर्गत आता है वन पर्यावरण और क्या आता है साथियों इसके अंतर्गत? वन पर्यावरण और वन्य जीव, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें उनके संरक्षण की बात कही गई है। और ये इसका आंसर नहीं, मैंने ऐसे टिक लगा दिया साथियों, इसका जो आंसर है केवल ये है 51। मैं तो इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें वन पर्यावरण वन्य जीव के संरक्षण के बारे में बताया गया है। और फिर इसके जो 43 क है, 43 क के अंतर्गत आपको पता होगा साथियों, जो उद्योग है उसमें उद्योग प्रबंधन के अंतर्गत श्रमिकों की भागीदारी निश्चित की गई है। और 41 के अंतर्गत काम शिक्षा पाने का अधिकार, इसमें क्या है? काम शिक्षा पाने का अधिकार सम्मिलित है। तो अगला देखिए साथियों, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? देखिए, जो मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी ये आता है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। किसमें आता है साथियों? अनुच्छेद 23 में। अस्पृश्यता, देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में, उनके अंतर्गत शोषण का 23 और 24 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 23 और 24 ये अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये शोषण के विरुद्ध नहीं है साथियों, ये समानता का अधिकार की बात करता है। किसका बात करता है? समानता के अधिकार की, जो अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य आता है। और ये अनुच्छेद 17 है। कौन सा है? ये अनुच्छेद 17 है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, ये अनुच्छेद 29 है साथियों। और इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों के जो हित है, उनकी लिपि है, उनकी भाषा है, उनको सुरक्षित रखने की बात कही गई है। और अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों में 14 वर्ष के कम बच्चों के आयु को या कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करवाना निषेध है। ये बात करता है शोषण के विरुद्ध की। तो 1 और 4 सही है साथियों। कौन से हैं? 1 और 4, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो 1 और 4 किस में है? 1 और 4 सी में है, क्योंकि ये तो अल्पसंख्यक हितों की, तो ये तो हो जाएगा 29 और 30 जो अनुच्छेद होता है वो बात करता है। अगला देखिए साथियों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में देखिए, भारत का राष्ट्रपति, देखिए जो भारत का राष्ट्रपति वो शपथ कैसे लेता है? तो इसके अंतर्गत देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, यानी कि ए में 3 आएगा साथियों। क्या आएगा? ए में 3। फिर इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के जो जज, यानी वो क्या कैसी लेते हैं? संविधान और विधि की रक्षा की। किसके? संविधान और विधि की रक्षा की। जो संसद के सदस्य होते हैं वो लेते हैं कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन की। और फिर इसके बाद में जो संघ के मंत्री होते हैं वो सूचना की गोपनीयता की। तो साथियों इसके अंतर्गत क्या बना है? देखिए 3 4 2 1 क्या बना है साथियों? 3 4 2 1 3 4 2 1 सी में हो जाएगा। 3 4 2 1 3 4 2 1 बिल्कुल सही है साथियों। अगला देखिए साथियों, ये जो प्रश्न है कल इसी में ही वो सीलिंग मिस्टेक हुई थी, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा बिल्कुल एकदम स्थिर माइंड से इसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप भी सीलिंग मिस्टेक नहीं करें इसमें। किस आयोग ने
स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद को अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है। यानी किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद को अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है और उसकी स्थापना का समर्थन किया है। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद साथियों, अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 कहता है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन ये जो स्थापना के लिए वो आया सरकारी आयोग, और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1990 में। कब हुई थी साथियों? 1990। आप तो केवल 1990 याद रखिए, 1990 में हुई थी। और इसके अंतर्गत जो सरकारी आयोग है वो आया था, सरकारिया है डॉक्टर रणजीत सिंह सरकारिया, जो उन्होंने उनकी उपस्थिति में एक आयोग का गठन किया गया था। और इस आयोग का गठन हुआ था 1983 में, और 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इसी के आधार पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई 1990 में। तो साथियों ये किससे संबंधित है? सरकारी आयोग से। किससे संबंधित है? सरकारी आयोग से। तो साथियों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।